चलो भाई, तुम्हारा मेरे साथ का पहला क्लास अकाउंट्स का। देखो बेसिकली क्या है ना, किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को हमको रिकॉर्ड करना है प्रॉपर वे में। जो मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दूध वाला हूं। अब दूध वाला क्या करता है, वो अपनी किताब में लिख लेगा आज इतना थैली दूध बिका, इतना थैली दूध मैंने मंगाया, इस बंदे को मैंने क्या किया, इस बंदे से पैसा नहीं लिया, उधार में दे दिया। उसको बोलते हैं क्रेडिट में सामान बेचना। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट में सामान बेचना। तो उधार में पैसा बेचा, इस बंदे ने थोड़ा मुझे ज्यादा पैसे देके रखे हैं। ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करना ही क्या है? अकाउंटिंग है। और अच्छी भाषा में समझाऊं तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो पैसा वाला काम ही होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? जिसमें पैसों का लेन देन होता है, यानी पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और फिर वो जो रिजल्ट है ना, वो यूजर्स को देना पड़ता है। एज अ दूध वाला तो नहीं, बट एज अ बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस की कंपनी है, तो उनको अपना बैलेंस शीट यूजर्स यानी पब्लिक को देना पड़ता है। लोगों के पास राइट होता है किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखने का, कि फिर वो डिसाइड करे कि उनको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। पब्लिक जो है बैलेंस शीट मंगाती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के। अलग अलग कंपनीज का बैलेंस शीट पिछले 5 साल का प्रॉफिट में नजर मारूंगा और फिर पता करूंगा कि कंपनी कितना अच्छा चल सकती है फ्यूचर में या नहीं, और उस बेसिस पे मैं मेरा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ऐसे ही तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना है, चीजों को क्लासिफाई करना है कि ऐसे ही हर एक जगह पे सब कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन रखना है। परचेज का अलग, सेल का अलग, फिर क्रेडिट में जिसको दिया वो अलग, उसको बोलते हैं डेटर्स। और हमने किसी से लिया उधारी में तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिट दे रहे हैं वो डेटर्स है। हमने किसी को उधारी में दिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूध वाला, मैंने तेरे को उधारी में दूध दे दिया, तो तू मेरा डेटर बन जाएगा। और अगर मैंने तेरे से कोई सामान खरीदा, मैंने खरीदा है, मैंने बेचा नहीं है, खरीदा है उधारी में, तो तू मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। ये सारे टर्म्स ही हम इसके सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में समझने वाले हैं। पर ये सारी चीजों को अलग से क्लासिफाई करना पड़ता है, फिर उसमें से समरी निकालनी पड़ती है। पता चला ज्यादा क्रेडिट में मैं दे रहा हूँ, ज्यादा उधारी में दे रहा हूँ, हाथ में कैश ही नहीं है, कैश नहीं है तो कल मैं परचेज कैसे करूंगा सामान को? तो उससे समरी निकालो, एनालाइज करो जो मैंने बताया कैश है या नहीं है, और फिर इंटरप्रेट करके कंक्लूजन निकालो कि भाई ऐसा ऐसा है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोगों को दे दो। इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर कौन हो सकता है? एक तो सबसे पहले खुद ओनर होगा, मुझे तो देखना पड़ेगा ना क्या है। दूसरे क्रेडिटर्स जिनसे मैंने उधारी में लिया है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे मैं लोन ले सकता हूँ, पैसों की कमी हो जाती है, बड़े बड़े बिजनेस चालू करने के लिए खुद का पैसा थोड़ी कोई लगाएगा, लोन में पैसा लेगा, तो यानी वो, और एम्प्लॉइज को भी देखना होता है, गवर्नमेंट को भी देखना होता है। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, कितने रिसोर्स अवेलेबल है, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया गया है, और उस यूजेस से मुझे क्या रिजल्ट मिले। सबसे मेन चीज अकाउंटिंग दिखाती है प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कितना प्रॉफिट कमा लिया, कितना नुकसान झेल रही है उस अकाउंटिंग पीरियड में। अब तुम कॉमर्स वाले बच्चों, तुम्हारा नया साल 1 अप्रैल को और तुम्हारा साल एंड 31 मार्च को होगा। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तुमने देखे होंगे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में, मार्केट में लोग 31 मार्च वाले टाइम पे बहुत बिजी होते हैं क्योंकि पूरा अकाउंट्स बनाना होता है। तो नॉर्मल जो अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है कि भाई हमारे 1 अप्रैल से 31 मार्च में हमने कितना कमाया, वो होता है अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल ईयर नहीं होता है यहाँ पे। 31 मार्च हमारा एंड होता है, 1 अप्रैल नया ईयर चालू होता है। तो और जैसे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पता चल रहा है हमें, अकाउंटिंग पीरियड पता चल रहा है, हमारी अकाउंटिंग की बुक से बुक वैल्यू और नेचर ऑफ एसेट पता चल रहा है, लायबिलिटी पता चल रहा है, ओनर की इक्विटी यानी कैपिटल पता चल रहा है। 3 मेन चीज होती है बिजनेस में। एक होता है एसेट्स, जैसे कि मेरे लिए एसेट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजों पे मेरा इन्वेस्टमेंट जो मुझे फ्यूचर में फायदा देगी। जैसे दिस स्मार्ट बोर्ड इज माय एसेट, मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट किया, मैंने खर्चा किया, अब ये मुझे क्या कर रही है, फायदा कर रही है, मुझे सर्विस डिलीवर करने में मदद कर रही है। अब इसकी मदद से मैं सर्विस इजीली डिलीवर कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इससे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। यानी ये एक एसेट है। ये जो बेंचेस है, जो चेयर्स है, ये सब क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट किया, ये बच्चों को बैठने में मदद कर रही है, सर्विस अर्न करने में मदद कर रही है ना। जमीन पे बिठाऊंगा अगर तो सारे लोग एनरोल नहीं करेंगे, कुछ लोग हट जाएंगे, बोले जमीन पे बिठा दे। तो ये क्या है? एसेट है। तो दो टाइप का एसेट होता है ना, हाँ, अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग। अप्रिशिएटिंग इज ओनली लैंड, सिर्फ लैंड का वैल्यू अप्रिशिएट होता है, बाकी सारे एसेट जो है डिप्रिशिएट होते हैं। पर अगर गोल्ड हुआ तो गोल्ड पे डिपेंड करता है कि कुछ गोल्ड कभी-कभी क्या होता है, बहुत डाउन चला जाता है। अगर तू एकदम लॉन्ग टर्म में सोचेगा तो वैल्यू बढ़ती रहेगी, पर नॉर्मली तो डाउन भी जाता है, अप भी जाता है शॉर्ट टर्म में, तो उसमें फिक्स बोलना गलत है। और हम लोग जैसे बिजनेस पीओवी देखते हैं ना, तो बिजनेस पीओवी में गोल्ड एसेट की तरीके से एक्चुअल में माना नहीं जाता है। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट मान सकता है, तो तेरा इन्वेस्टमेंट है वो, पर ऐसे गोल्ड कभी तू लिखता नहीं है कि बिजनेस में गोल्ड का एसेट पे डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट जो है पैसा कहीं पे लगा रहना,
जिससे मुझे फायदा मिलेगा। So, बिजनेस में पैसा नहीं लगा है। अपन करंट और नॉन करंट हाँ, अपने करेंट नॉन करेंट पढ़ेंगे आगे। इन्वेस्टमेंट यानी तूने तेरे बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, तूने बिजनेस के बाहर पैसा लगाया है। मासी इसका सबसे बाद में करना, बाकी सब कुछ करना। तो फिर टेक्निकली आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं करा दो ही बहुत एसेट जो है, एसेट में मासी जब रिकॉर्ड हो ना तब वो मत करो। एसेट क्या है? बिजनेस में पैसा लगना, बिजनेस में पैसा लग रहा है और फायदा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या? बाहर पैसा लग रहा है, वो जो पैसा है तूने बिजनेस में नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट भी बाहर किसी को दिया है, उससे फायदा मिल रहा है, ऐसा। तो ये है। तो प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकम बताता है अकाउंटिंग पीरियड के बाद, बुक वैल्यू बताता है, नेचर ऑफ एसेट बताता है। लायबिलिटीज यानी कर्जेदार, जो तूने लोन वगैरह लिया होगा किसी से, तो वो तेरी क्या है? लायबिलिटी है। बिजनेस चालू करने के लिए तूने बाहर से लोन लिया होगा, बैंक से लोन लिया होगा या किसी और बंदे से लोन लिया होगा, तो वो क्या है? तुम्हारी लायबिलिटीज है। या फिर तूने क्रेडिट में सामान खरीदा किसी से, जिसको मैं क्रेडिटर्स बोल रहा था, वो भी क्या है? तुम्हारी लायबिलिटी है। बैंक से ले तो वो क्या लायबिलिटी? बैंक लोन लायबिलिटी है। किसी बंदे से ले, जैसे तूने समझ ले रमेश से लोन लिया, तो रमेश लोन लायबिलिटी है। नाम भी होता है तो वो हमेशा क्रेडिटर होता है। हाँ, बट बैंक में मैं कंफ्यूज हूँ, बैंक क्या होता है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन जो हमें पैसा दे रही है, तो उसका नाम आता है बैंक लोन के नाम से। यूजुअली अपन को ऐसा देते हैं क्वेश्चन में कि स्टार्टेड विद वो कैश, जर्नल एंट्री बोल रही है, वो अपना 2 स्लॉट बाद के तो टॉपिक है। बैंक कब आता है? आएगा, समय आएगा, तभी कंफ्यूज मत हो। वो जो तू सोच रही है ना, वो 2 स्लॉट बाद पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, वो जर्नल एंट्री चैप्टर 8 है इस बुक का। चलो, ये इतना क्लियर हुआ। तो लायबिलिटी यानी कर्जा, और कैपिटल ओनर्स की इक्विटी बोलते हैं। भाई मैंने धंधा चालू किया, मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया, इट इज कैपिटल। मतलब कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। कि ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है, यानी मैंने और पहले हमने जितना पैसा इधर लगाया पीएनबी में, इट इज आवर कैपिटल, बिजनेस कैपिटल। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट यानी जो मैं कमाऊंगा आगे जाके। स्टार्टिंग में ऐसा समझ 5 लाख रुपए लगा के हमने पीएनबी ओपन किया, तो इट इज आवर कैपिटल। अब हर बेसिस पे हमने देखा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्टिंग में हमारी जो रेवेन्यू थी, देखो मेरे टर्म बहुत स्पेसिफिक है, जो रेवेन्यू है मतलब जो ओनली इनकमिंग पैसा है, वो 2 लाख रुपीस है। और हमने देखा भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लोगों की सैलरी है, मासी को देना है, सब चीजों का खर्चा है, वो एक्सपेंसेस हमने 70,000 है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके जो बचेगा वो प्रॉफिट है, इनकम या प्रॉफिट है। अभी के लिए मैं इनकम और प्रॉफिट सेम टर्म्स बता रहा हूँ, आगे जाके इनकम और प्रॉफिट में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आपका समझिए। तो लॉस हो गया ना फिर, तो आप लॉस में जाओगे। नहीं, कैपिटल का पैसा काउंट नहीं करते। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो लगता ही लगता है, हाँ। उसमें तुम नहीं बच सकते। अब वो मेरे ऊपर है, जैसे मैंने 1,30,000 कमाया, अब 4 साल काम करूंगा, 4 साल या 4 महीने काम करूंगा, 5,20,000 रुपए हो गए, तो कैपिटल का सारा पैसा निकाल लिया, इसको ऐसा बोलते हैं। लेकिन कैपिटल का कंक्लूजन, जो कैपिटल का कैलकुलेशन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में काउंट नहीं करते, एक इन्वेस्टमेंट लगता ही है, तो वो ओनर की इक्विटी कहलाती है। तो बेसिकली अकाउंटिंग एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इतने सारे लोग हैं, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ओनर खुद मैं हूँ, क्रिएटर है, और पब्लिक है इतनी सारी, इन सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मेरे बिजनेस को लेके। तो मैं क्या हर एक को जाके आंसर दूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दूंगा, लो भाई तुम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट देख लो, और अब तुमको जो इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, तुमको हमें पैसा देना है, नहीं देना है, वो तुम जानो। तो इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे एक के पास नहीं जाना है, अब मुझे एक जनों के पास नहीं जाना है, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए हम इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। खाली टर्म्स याद रखिए ना। हाँ, ये सब समझ के रखना, इसको रट्टा नहीं मारना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, अकाउंटिंग को हम आर्ट कह सकते हैं, हम अकाउंटिंग को साइंस कह सकते हैं। आर्ट भी है, साइंस भी है। क्या है इसका मतलब? अकाउंटिंग एक आर्ट है, आर्ट समझते ना, कला बोलते हैं हिंदी में। एक कला है भाई, चीजों को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर में, और इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों वाली चीजों को। अब मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मैं तुझे जो है कल एक टेस्ट पेपर दूंगा, तो मैं क्या वो लिखूंगा मेरे बुक्स में? नहीं, वो नॉर्मल बिजनेस का काम है, उसमें कोई पैसों का लेना देना नहीं है। यानी कि पैसों का लेना देना कब है? जब तुमने फी पे की, जब हमने कोई प्रोग्राम लगा, तुमने पैसे दिए, वो सब ट्रांजैक्शंस है। नॉर्मल मैं तुम्हें पेपर दे रहा हूँ, डाउट सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं नहीं लिखूंगा। तो अकाउंट्स में ऐसी चीजें लिखते हैं जो मैंने बोला है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब फॉर एग्जांपल तुम मुझे बोल के चले गए कि जैसे तुम दोनों आए, मुझे बोल के गए कि सर हम लोग 11th में आपके वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, क्या मैं ये बात लिखूंगा अकाउंट्स में? नहीं लिखूंगा। कब मैं लिखूंगा? जब तुम दोनों फी पे, यानी ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। मुंह से बोल के क्या पता कल को ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई भी रीजन हो सकता है। तो यानी ऐसी बातें हम नहीं लिखते अकाउंट्स में। अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें लिखते हैं जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है। ट्रांजैक्शन और इवेंट जो कि पार्ट है फाइनेंशियल कैरेक्टर के, मतलब पैसों से लेना देना है, और ये सारा चीजें रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, और मनी के ही टर्म्स में हम ये सारी चीजें करते हैं। और फिर रिजल्ट को इंटरप्रेट करना,
तो ये क्या है? अकाउंटिंग है। ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी है। अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे नो प्रॉब्लम, पर ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अकाउंटिंग साइंस भी है। साइंस कैसे है कि भाई यहाँ पे प्राइमरी फाइनेंशियल कैरेक्टर सब कुछ है, प्रिंसिपल्स की बात होती है यहाँ पे। जैसे कि ये रहा, टू मेक डिसीजन टू फॉर्म जजमेंट। बेसिकली क्या होता है? साइंस क्या है? लॉ होते हैं, हम उसको समराइज करते हैं, समझते हैं, उसमें से जजमेंट करते हैं कि भाई फिर रियल लाइफ में ऐसा ऐसा होता होगा। तो अकाउंटिंग भी क्या है? एक साइंस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को और फाइनेंशियल कैरेक्टर के, और आर्ट भी है ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइजेस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन टू फॉर्म जजमेंट। तुम देख रहे हो क्या अल्टीमेटली बोल रहे हो? अकाउंटिंग जो है क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और बाद में इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और फिर कम्युनिकेट करना है लोगों को, यानी कि इंटरप्रेट करके लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है। इसकी डेफिनेशन में मेन तो यही बात है। फिर देखो अब अलग अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कोई भी एक रट्टा मार लो। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेसिस पे जो है, टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर। मैं मेरे को पता है अच्छा मार्क्स करते हैं, मेरे को पहला वाला अच्छा लगता है क्योंकि छोटा देख रहे हो तुम, लेकिन पहला वाले की वर्डिंग जो है रिपीट होती है। ये इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करके रिपीट होने वाली लैंग्वेज है, तो आई विल सजेस्ट पहला वाला। तो देखो एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या अकाउंटिंग है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफिकेशन किसका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट का। सब कुछ तो नहीं लिखूंगा ना, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसी को लिखूंगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझते हैं ना, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। फिर आइडेंटिफाई करना क्या लिख सकते? हाँ, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद मेजर करो कितना अमाउंट, बेसिकली कितना अमाउंट है कि मुझे पता चल गया मेरे पास 2 बच्चे ज्वाइन होने वाले हैं, तो उनका फी कैलकुलेट करके मुझे मेजर करके फिर लिखना है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड, मतलब पहले मेजरमेंट कर लिया इतना है, अब उसके बाद लिख दिया, क्लासिफिकेशन कर दो। अब तुम लोग की फी में आईडी की फी में जोड़ दो तो गड़बड़ हो जाएगी। आईडी की फी अलग, तुम्हारी फी अलग, तो यानी कि क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। समराइज करना है। फिर अब हम लोग क्या समराइज करेंगे? हाँ, हमारे खर्चे इतने, हमको इतना पैसा मिला, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा है करके, तो ये समराइजिंग है। और फिर एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन है। अब हम एनालाइज कर रहे हैं, हमने देखा कि नहीं भाई खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो लगता है कि फीस बढ़ानी चाहिए, ऐसा कुछ एनालाइज, और ये इंटरप्रिटेशन हुआ। और उसके बाद कम्युनिकेटिंग लास्ट में, कि लास्ट में हम लोगों ने बता दिया कि अभी तुम्हारी फीस कम है या ज्यादा है, जो भी हुआ है ये चेंज है। तो ये होता है बेसिस अकाउंटिंग का। अब ये मैं ट्यूशन के सेंस में क्यों समझा रहा हूँ तुमको, कि तुमको थोड़ा रिलेटेबल लगे। अब कंपनी के सेंस में क्या होता है? कंपनीज के इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन है, किस कैटेगरी के हैं, मेजरमेंट करना पड़ेगा कितने अमाउंट है ट्रांजैक्शन का। अब रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करो कि भाई अलग अलग कैटेगरीज है, इस कंपनी को इतना गया, इस कंपनी को इतना गया, रॉ मटेरियल इतने का है, ये हमारे सैलरीज रेंट का खर्चा है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, कंपनी भी तो इन्वेस्ट करती है। सबको क्लासिफाई करो, फिर उसको समराइज करो कि कितना इनकम है, कितना आउटपुट है, और फिर एनालाइज इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन कैसा रहता है कंपनीज में? शेयर का प्राइस, उनके शेयर का प्राइस ही बेस्ट कम्युनिकेशन है उनके लिए, कि भाई हम कंपनी के शेयर का प्राइस देखकर समझ जाते हैं कंपनी कितनी अच्छी है। अगर शेयर अच्छे खासे प्राइस के हैं तो भाई जोरदार कंपनी है। अब मैं फॉर एग्जांपल मार्केट में पीएनडी का शेयर लिया, अचानक से शेयर लिया 10,000 रुपए, कोई भी खरीदेगा? खरीदेगा नहीं, बोले कि अभी तो नया नया शेयर है, हम तो जानते नहीं है शायद इतने लोग पीएनडी को कौन खरीदेगा, और जो जानते हैं वो भी 10,000 का एक शेयर तो खरीदेंगे नहीं। समय के साथ बढ़ना पड़ता है, तो शुरुआत में आधा रुपया, 20 पैसा, 30 पैसा, 1 रुपया तक जाना है, फिर बढ़ाना है, तो ये कम्युनिकेशन है। अब ये सारी बातें जो है ना, ये वही है, सब कुछ वैसा ही है, बस अंग्रेजी जो है इनकी थोड़ी अच्छी है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एग्जाम में स्कूल टू स्कूल बहुत डिपेंड करता है। जैसे हिल्स में मुझे लगता है कि ये 3 मार्क में पूछ सकते हैं ये पूरा। हाँ, तो तुमको ये अंदर की बातें बहुत रटनी नहीं है, पर रीड करनी है और उसमें वर्ड्स कुछ कुछ पकड़ के रखना है। एकदम वर्ड टू वर्ड तो करने का सेंस ही नहीं, तो वर्ड्स पकड़ के रखना, और खुद तो मन से भी बनता है, पर मन से भी बनाने में फर्क होता है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मैं कॉलेज में जब था ना, तो मैं कभी अंदर का पॉइंट रटता नहीं था, मैं मन से बनाता था, लेकिन अच्छे मार्क्स आते थे। क्यों? क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी सी होती है, जब तुम बहुत बार रीड करोगे ना, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक, अलग, अब पीएचडी वगैरह चालू होगा, रीड करोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि बहुत सिमिलर लैंग्वेज होती है कॉमर्स में। वैसी लैंग्वेज में अच्छे वर्ड्स बना के लिख दोगे ना तो हो जाएगा ऐसा। तो बहुत रट्टाफिकेशन नहीं, हाँ कुछ कुछ चीजें रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्यों करता हूँ अकाउंट्स में? रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूं, प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन कर सकूं, और अकाउंट्स करने के बाद बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलता है भाई कि बिजनेस कहाँ खड़ा है। मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई मेरा बिजनेस जो है कहाँ खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा है, मेरे पास एसेट कितने हैं, मेरे पास लायबिलिटी कितनी है, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। ये सारी चीजों से बिजनेस की स्ट्रेंथ पता चलती है ऐसा।
फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस कर रहा हूँ मैं तो पता चल रहा है मुझे कि मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, मैनेजमेंट में क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। ये अकाउंटिंग बता देती है अपने आप कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा सैलरी जा रही है तो मुझे सोच में पड़ जाऊंगा ना मैं तो कि इतनी सैलरी क्यों जा रही है, इतनी इनकम तो है नहीं। तो अकाउंट्स में लिखा है कि सैलरी इतने रुपए की गई है तो मुझे पता चल रहा है, यानी कि वो है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन दे सकूं और बिजनेस के एसेट को भी प्रोटेक्ट कर सकूं। रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास कितने एसेट है तो मैं उसको मेंटेन कर सकता हूं, यानी कि कंट्रोल रहेगा एसेट के ऊपर, प्रोटेक्शन रहेगा। अगर मुझे पता ही नहीं है मेरे पास बेंचेस कितनी है, कोई एक दो बेंच उठा के ले गया, पता ही नहीं कर पाऊंगा। तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस के एसेट को भी जो है ये बहुत जरूरी है। एक बार इसकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन रीड करो, ऑब्जेक्टिव्स की भी और इसकी भी जो तुम्हारे पास बुक की है उसमें रीड करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम रीड करोगे तुम ये सब क्या है, ये सब पॉइंट्स समझने थियरी के हिसाब से ठीक है, एक्चुअल अकाउंट्स ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल अकाउंट्स पूरा बनाने वाला होता है, रियल में हम बनाते हैं अकाउंटिंग जैसे होती है वैसे। तो एक्चुअल अकाउंट्स ऐसा नहीं है, थियरी है बस। बाकी इसमें पूरा फॉर्मेट और सारा रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जो रिकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन वो सब हम करते हैं एक्चुअल बेसिस पे, और मैथ्स कैलकुलेशन ये सब होते हैं। यानी कि एक्चुअल अकाउंट थोड़ा अलग है, तो बस थियरी और कुछ नहीं है, पर ईजी है। 11th-12th का अकाउंट्स तो खैर लल्लू है, कुछ है ही नहीं इसमें, 12th का लल्लू बहुत लल्लू है। तूने मार्क्स नहीं देखे, 4 बच्चे हमारे पास सबके 90 ऊपर है अकाउंट्स में, लोगों के 100 आते हैं आराम से आगे। 12th बहुत ईजी। अब देखो फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग हम करते हैं तो उसके फंक्शंस क्या क्या है। एक तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, सिस्टमैटिक वे में जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेगा। फिर हम लोग अकाउंटिंग इसलिए करते हैं, क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं, रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं कि साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स बना सके। ये जो बैलेंस शीट बोल रहा हूँ ना मैं, ये आता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर। बेसिकली हर साल के अंत में 31 मार्च को हर कंपनी जो है फाइनल अकाउंट्स बनाती है। फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली तुम्हारे लेवल के हिसाब से 3 अकाउंट बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है जो बैलेंस शीट में कह रहे हैं। तो ये सब बनाने के लिए भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। भाई पूरे साल रिकॉर्ड करोगे तो ही तो आखिर में बना पाओगे, वरना कैसे बनाओगे। फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स, अब तो खैर लीगल हो गया कि भाई अकाउंटिंग तो हर एक कंपनी को करनी पड़ती है जो कंपनीज के डेफिनेशन के अंदर आती है। जैसे पीएनडी अभी भी कंपनी के डेफिनेशन के अंदर नहीं आती तो हमारे लिए कंपलसरी नहीं है, तो हम लोग हमारे हिसाब से बातचीत कर लेते हैं। पर नॉर्मली कोई अगर कंपनी है तो उसको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग जो होता है ना वो कोर्ट में एज एन एविडेंस जो होता है वो प्रेजेंट करता है अगर कभी कोई लोचा हो गया तो। और कुछ लॉ होते हैं जैसे कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, इसके हिसाब से हम लोगों को कंपनीज को क्या करना पड़ता है, अपनी अकाउंटिंग उनको सबमिट करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। टेक्सटाइल्स को तो हाँ करना पड़ता है, तो ये सारा चीज है, वो भी इनकम टैक्स एक्ट और कंपनी से हाँ के अब सबमिट करना है तो प्रॉपर होना चाहिए, वरना बाईपास नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए अकाउंटेंट रखते हैं, सीए मतलब बैलेंस शीट में बैलेंस होना चाहिए कि आपका दोनों साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस बच में प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, सब कुछ होना चाहिए क्योंकि जीएसटी भरना है, कंपनी बराबर भर रही है नहीं भर रही है पता होना चाहिए ना। और टैक्स में चोरी तो लोग करते ही है, तो वो समझदारी भी स्टार्टेड अकाउंटेंट ही ला सकता है कि खर्चा ज़्यादा दिखा देता है जबकि एक्चुअल में खर्चा हो गई तो पैसा कम देना पड़ेगा। ये तो बहुत इजी है, मैंने बताया ये तो पकड़ लेते हैं लोग ऑफिसर्स, बहुत इजी है पकड़ना। तो बहुत दिमाग लगा के सीरियस लोग जो है करते हैं, पर होता है अभी भी। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, भाई कंपनी जो है किस लेवल पे है, फर्म जो है किस लेवल पे है, तो वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसको करना है, इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को भी करना है। इंटरनल यूजर्स यानी खुद ओनर और उसके एम्प्लॉय को भी तो पता होना चाहिए, और एक्सटर्नल यूजर यानी जो बाहर के लोग हैं, गवर्नमेंट है दूसरे, और जो क्रेडिटर्स है बाहर की पब्लिक है, वो सारे लोगों को करना है, पीछे पीछे से करना है। फिर और मैनेजमेंट, बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इन सबको करना है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, देखो एक अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए उस फर्म का पोजीशन भी पता होना चाहिए। यानी कि पता ही नहीं हमें फर्म कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, तो वो पता ही नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग हमें वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो फर्म का पॉइंट बताता है, उस हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। यानी बेसिक बात ये है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है अकाउंटिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। मैनेजमेंट में क्या आता है, सबसे मेन तो डिसीजन मेकिंग आता है कि डिसीजन लेना है नहीं लेना है। तो पैसों के टर्म्स में अगर बात नहीं हो रही है तो हम डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, यानी कि ये भी बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलता है बिजनेस का, मैनेजमेंट में असिस्टेंस। देखो सिमिलर पॉइंट्स है सब। फायदा क्या है, एक तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बिजनेस के रिलेटेड, एक मैनेजमेंट करने में मदद मिलती है। मेमोरी वाला कोई काम नहीं है, लिख दो भाई, याद क्यों रखना है। अब मैं याद रखूं उसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसका नहीं दिया, ये तो है नहीं, तो लिख दो, बात खत्म। फिर फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर कर सकता हूं मैं, मेरे ही बिजनेस का इस साल का प्रॉफिट मेरे ही बिजनेस के पिछले साल से कंपेयर कर लूंगा। और
अब जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, वैसे सिमिलर इंस्टीट्यूट्स के भी फाइनेंशियल अगर मुझे मिल जाएंगे जो कि कम्युनिकेट लोगों को करना पड़ता है एक बड़े लेवल पे, तो फिर उससे भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, वो इतना कमा रहा है मैं क्यों नहीं कमा रहा। फिर उसके खर्चे देखूंगा, हाँ उसकी सैलरी कम जा रही है, मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा, इसकी सैलरी ज़्यादा है। मतलब ऐसे कंपैरिजन हम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। स्टेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स देना है ना, तो सबसे अच्छा एविडेंस क्या है, यही है। ये जो है एज अ एविडेंस जो है सबसे बेस्ट चीज़ है अकाउंटिंग कि टैक्स भरना है हम लोगों को, तो जीएसटी भरने के लिए सबसे अच्छा एविडेंस है ये। और फिर लोन वगैरह देना है, अगर मुझे मेरे कंपनी के नाम पे लोन लेना है, रख दिया फाइनल अकाउंट्स, देखो भाई कंपनी अच्छे पोजीशन पे है, अगर कभी कंपनी डूब भी जाती तो भी तुम्हारा पैसा तो आ जाएगा, कंपनी के पास इतना पैसा है, इतने एसेट है कंपनी के पास। बेसिकली लोग क्या देखते हैं कि मैं अगर तुमको लोन दे रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हारे एसेट चेक करूँगा कि तुम लोग जो है, अगर तुम्हारी कंपनी डूब भी गई तो तुम लोग तुम्हारे एसेट को बेच के मेरा लोन नक्की कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कंपनी डूब जाती है तो एसेट बेचकर दिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल सब कुछ खत्म हो गया तो ये सब बेच कर ही तो पैसा लाऊंगा मैं, यानी कि वो कहानी होती है। फिर एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में भी एविडेंस है सबसे अच्छा। और सेल ऑफ बिजनेस, एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर किसी को बिजनेस अपना बेचना है ना तो अकाउंटिंग होनी चाहिए उसकी। सेल ऑफ बिजनेस में क्या है कि भाई किसी को मेरा बिजनेस ही बेच देना है तो मेरी अकाउंटिंग होगी तो सामने वाले को भी इजी रहेगा मेरे बिजनेस का पोजीशन समझने में। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी पता है क्या होता है, जब मैंने एकदम हाथ खड़े कर दिए, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अब मैं कुछ पैसा नहीं दे रहा, हाँ, तो उसमें ये मदद करता है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, मेरे पिछले सालों में देखो मेरा फाइनल अकाउंट पे तुमको मेरा डाउन ट्रेंड भी देखने मिलेगा, तो यानी वो भी एक मदद है। फिर पार्टनरशिप होती है, जैसे 2-3 लोगों की पार्टनरशिप होती है। जैसे अब तक तो क्या था, पहले की शादी नहीं हुई थी तो एक ही घर में थे, अब हम भी 2 अलग अलग हो गए, अब वो उनके ससुराल में, अब मैं मेरे घर पे हूँ, तो हम लोग के भी पार्टनरशिप कहलाएगी अच्छे तरीके से। तो हम लोग को भी हमारे रिकॉर्ड्स बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन करने पड़ते हैं। अब कुछ समझ लो तुम्हारे लेवल के हिसाब से फी उनके अकाउंट में आती है, कुछ मेरे अकाउंट में आती है, दोनों का हिस्सा, तो वो सबका रिकॉर्डिंग करने के लिए भी अकाउंटिंग जो है बहुत मदद करती है ऐसा। और हम लोग का अकाउंटेंट कौन है, मम्मी, समझे, वो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पर अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। मैं तुमको बताता हूँ, अभी मैंने ये एसेट खरीदा, मेरा ये मैंने खरीदा था 1.5 लाख में, ये आया था 1,26,000 में, आज के डेट में इसका वैल्यू बढ़ गया, पर मैं कैसे बढ़ावा दिखाऊं, समझ रहे हो, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होते। मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास एक कंप्यूटर है, एक स्मार्ट बोर्ड है वेनक्यू का, ऐसी सीरीज का 1,26,000 का, आज के डेट में तो वही, तो एग्जैक्ट नहीं होती है, बहुत एस्टिमेशन होते हैं। जैसे एसेट है, उसका स्टॉक है, स्टॉक मैं बिजनेस में मेंटेन करके रखता हूँ, उसका भी वैल्यू बढ़ता है कम होता रहता है, तो यानी वो सबका जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, चेंजेस वो सब अकाउंटिंग नहीं बताता है, वो बताता ही नहीं एक्चुअल में, जो जितने पे खरीदा उतने पे लिख दिया, बात खत्म। और नॉर्मली नहीं होता है। अब जैसे अकाउंटिंग एग्जैक्ट ना होने का पीछे कारण है, मेरा एसेट का वैल्यू भी तो कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका, पर कितना कम हो रहा है एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या, नहीं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के भी तुम्हारे सिलेबस में 2 मेथड है, लेकिन एक्चुअल में 16 मेथड होती है, तो कौन सी मेथड फॉलो करनी है कौन सी नहीं करनी है क्या पता। हर एक मेथड से पता है अमाउंट अलग अलग आता है, कि तुम लोग किसी एसेट का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, उसने एक मेथड यूज करा, एसएलएम समझ लो यूज किया, उसका 5,000 आया, तूने डब्ल्यूटीपी यूज किया, तेरा 6,000 आएगा, तो किसका तरीका सही, दोनों का सही, किसका गलत, दोनों का गलत नहीं है, पर अमाउंट तो अलग अलग है। तो यानी कि इस रीजंस की वजह से अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है, और फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती इसलिए टैक्स की चोरी करना पॉसिबल है। अब अगर तुमको डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दो ना तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा अपने आप, तुम बोल दो भाई तुम्हारा एसेट 10,000 से कम हो गया, जबकि हुआ 2,000 नहीं होगा, तो 8,000 तो गए ना चाहिए, तो ऐसे टैक्स की चोरी करते रहो। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पुराना कॉस्ट है ना, एग्जैक्ट कॉस्ट मार्केट में अभी जो है वो नहीं बताता है, तो यानी कि अब किसी भी एसेट की भी यूजफुल लाइफ होती है, अब ये मेरे पास 10 साल तक काम हो रहा है, उसके बाद तो बिगड़ जाएगा, तो उस सारी की कैलकुलेशंस का कहीं पे नहीं है, यानी अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। फिर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स ही नहीं ना, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, अब मैं कितना अच्छा पढ़ा दो, भले कितना अच्छा पढ़ाते हैं, उस चीज का इन्फॉर्मेशन है नहीं है। अब कोई बाहर का आएगा वो देख लेगा, हाँ इनके पास इतने बच्चे, हमारी अकाउंटिंग क्या है, इस बैच में इतने बच्चे हैं या फिर ऐसा, अब कोई ये तो नहीं देख रहा ना कितना क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है, तो क्वालिटेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो अकाउंटिंग इग्नोर करती है, कि ऑनेस्टी या क्वालिटी इन द प्रोडक्ट, ये तो ये सारी चीजें बहुत इग्नोर है। हाँ, और स्किल्स नहीं है, स्किल ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ, हमारे रिलेशन काफी लोगों के साथ, पब्लिक रिलेशंस, ये सारी चीजें तो है ही नहीं। फिर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, क्योंकि सारे की सारी चीजें पुराने कॉस्ट पे आए हैं और प्राइस कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है, स्टेबल नहीं है, तो अकाउंटिंग ऐसा अजम्पशन करता है कि वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल है, तो प्राइस लेवल भले ही चेंज हो रहे हैं लेकिन हम लोग स्टेबल ही रखते हैं, तो हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी करेक्ट नहीं है।
और अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, जो मैं कब से बात कर रहा हूँ, चोरी करना, टैक्स चोरी करना, तो मैनिपुलेशन होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि मैं शायद मेरे फॉर्म को बेटर पोजीशन में दिखा रहा हूँ, तो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जो है शायद वो करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा रहा है, या बैलेंस शीट ट्रू और फेयर वैल्यू बिजनेस की पोजीशन का नहीं बता रहा है, तो दिस इज विंडो ड्रेसिंग। बट अगर आप अच्छी पोजीशन में दिखाओ तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना टैक्स, जो आप केपेबल ना हो पे करने के। एसेट का भी तो बात होता है ना, समझ लो कि पैसा नहीं है इतना, पर एसेट मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास एसेट्स अच्छे हैं, या फिर शायद मेरी लायबिलिटीज मैं कम दिखा रहा हूँ, मेरे पास लायबिलिटी ज़्यादा है पर मैंने लायबिलिटीज कम शो की, तो यानी कि मैं मेरे बिजनेस को एक डेवलपर दिखा रहा हूँ कि भाई देखो कर्जा नहीं है हमारे बिजनेस में, पर ऐसा तो है नहीं, कर्जा तो है। तो ऐसे मैनिपुलेशंस कर सकते हो। बट फिर अगर जिसके पास आपका जिसका है लायबिलिटी और उसने ही मांगी या शीट, तो और आपने उसका ही नहीं दिखाया हो तो वो तो बात हो जाती है ना अंदर में अच्छा। ऐसा। और नॉर्मली एक जन का नहीं होता है, जैसे बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, क्रेडिटर्स है समझ लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर कुल मिला के 10 लाख के, पर वो 50 जन के, अब किसको क्या पता कितना है, एक जन का नहीं होता एक्चुअली, कंपनी बहुत बड़े लेवल पे तो होता भी 50, 100, 500, 1000 लोगों का पैसा है, तो अब उसमें एक दो का कम ज़्यादा कर दूं मैं, किसको क्या पता चलेगा, हम तो हमारी अमाउंट से मतलब रखेंगे, यानी वो चीज़ होती है। तो ये अकाउंट्स क्या है तुमने समझा। अकाउंटिंग का रोल क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, कंप्यूटर स्टडी रहेगी, कोर्ट में एविडेंस रहेगा, और दूसरी चीज़ है कि प्रॉपर अकाउंटिंग जो है कुछ नहीं पढ़ पा रहा मैं, प्रॉपर अकाउंटिंग रिजल्ट कुछ रिकॉर्ड्स Obvious the necessity to remember business transaction. बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरी है, और लोन लेने के लिए जरूरी है, बिजनेस बेचने के लिए जरूरी है, टैक्स लायबिलिटी सेटल करने के लिए जरूरी है। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, बहुत ब्लर है यार, तो सुंदर लिया ना ये वाला तो बहुत ब्लर है। आपको फोटो भेज या तो चलो ना मैं बता देता हूँ, देखो मेरे को तो याद है, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट होते हैं। सर आपने चश्मे नहीं पहने इसलिए आप सर आप चश्मे पहनो, मैंने हाँ, पहले ही मैं आपको बोला एक्चुअली उतना था। ब्लर नहीं है सर आपको बहुत टाइम हो चुका है, आपने 1.5 महीने से 2 बाद महीने से ऊपर हो गया, 2 महीना मॉक्स। और ऊपर से मैं स्क्रीन के इतना पास रहता हूँ, मेरे को तो पहनना चाहिए। आप पता है ऐसे करके देखते हो हमारे क्रोमबुक स्क्रीन में, मुझे वो नहीं याद दिखता है। ऐसे करके। अकाउंटिंग प्रोसीजर मैं करवा ही लेता हूँ कल परसों में जाके। सर आप बोलते ही हो। अब ये अब lenses मैं पहन लो। बताऊँ, आंखें हल्की दुखती है रात को। Lenses पहन लो। लेंसेज है ना, नहीं, महंगा जाता है, मत पहनो। महंगा लगता है। अरे आंखें खराब हो जाएंगी। तो नहीं पहनता। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट, कभी भी पहले ट्रांजैक्शन तो हो, इवेंट तो हो, सबसे पहला तो काम ही है। इवेंट होगा ना, उसके बाद आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करते हो, क्लासिफाई करते ये हो। तो उसके जैसे ही अब होगा। हाँ, अब इसमें रिकॉर्डिंग में जो है ना, पहले रिकॉर्ड हो रहा है इस तरीके से, रिकॉर्डिंग किस तरीके से होता है, ऐसे सबसे पहले जर्नल बनती है, फिर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेपर बुक, बिल रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये इतनी सारी चीजें बनती है, और ये तुम लोग आगे जाके 3-4 चैप्टर में पढ़ोगे। ये ऑर्डर में कि सब ऑर्डर है, कभी भी पहले जर्नल होता है, फिर कैश बुक होती है, फिर परचेज सेल होता है, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न होता है, बिल पेपर बिल रिसीवेबल होता है, लास्ट में जर्नल प्रॉपर बनता है। यानी ये सब तुम लोग पढ़ोगे, ये रिकॉर्डिंग के अंदर है, ये किसके अंदर है, रिकॉर्डिंग के अंदर है। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करो, उसको लेजर में पोस्ट करो, ये प्रोसीजर है जो तुम लोग आगे ही समझ पाओगे, अभी तो याद करने के साथ। लेजर यानी कि सबके इंडिविजुअल अकाउंट डालो, सबका अलग 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 है, कैश का कैश अलग, डेटर अलग, एसेट अलग, हाँ। और उसके बाद जो है लेजर बनने के बाद समराइज करना है। समराइज मतलब ट्रायल बैलेंस बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, फिर एनालाइज करो और रिजल्ट कम्युनिकेशन करो। ये जो तुमने पढ़ा ना, दिस इज योर 11th अकाउंटिंग, 11th की पूरी अकाउंटिंग यही है। ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे तुम, इंडेक्स देखो, ट्रायल बैलेंस है, और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दो ये पूरा फ्लोचार्ट सिलेबस में है बस। पर वो एक चीज तो पढ़नी है, फ्लोचार्ट कनेक्शन नहीं है। 3 ब्रांच होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, छोड़ देंगे वो इंडेक्स नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम 11th में भी फाइनेंशियल पढ़ते हैं, 12th में भी फाइनेंशियल पढ़ते हैं। आगे जाके कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग वो कॉलेज लेवल पे जल्दी देखने मिलेगा, फिर आखिरी आप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखने मिलता है। तो ये ब्रांचेज होती है, फिर कोई काम का नहीं है। देखो रिलेशनशिप मैथ में देखा था। वेन डायग्राम है, देखो रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। बुक कीपिंग बेसिकली रिकॉर्ड होता है, बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड करना, हाँ रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग मतलब पूरा उसको समराइज करना, इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, और अकाउंटेंसी ये पूरी फील्ड ही अकाउंटेंसी की है। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो रैशनल हाँ, अकाउंटिंग में क्या करते हैं, बुक कीपिंग प्लस इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखो इस वेन डायग्राम के बाहर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस आता है, और ये पूरा प्रोसीजर ही क्या है, ये मतलब ये रियल नंबर्स है, और ये रैशनल है और ये इंटीजर्स है, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, ओनली रिकॉर्डिंग,
रिकॉर्ड कर रहे हो बस बात करना। अगर उसमें तुम इंटरप्रेटाइज करते हो तो मतलब तुम अकाउंटिंग मतलब तो पूरा बुककीपिंग calculate कच्चा करके। पक्का है। हाँ, और जैसे accounting व्हाट for वी डू, व्हाट पीएनडी डू, पीएनडी डू बुककीपिंग। bookkeeping। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बुककीपिंग करते हैं, मतलब ऐड करके पूरा हाँ, सब कुछ लिख देते हैं पूरा भाई। proper। और हाँ, और फिर 6 महीने में एक बार वी डू अकाउंटिंग, और देन ये पूरा प्रोसीजर ही क्या है, अकाउंटेंसी का। तो इस तरीके से कार्य होते हैं। बुककीपिंग अकाउंटिंग सिमिलर होता है, पर ये दोनों टर्म थोड़े अलग अलग है। बुककीपिंग मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और लिख दो। पर अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम लोग जो है पूरा सब कुछ प्रॉपर्ली लिखते हैं। खैर काम का भी नहीं है, बहुत ज्यादा काम का नहीं है। फिर तो ऊपर भी डेफिनेशन याद रखनी है। ये इंफॉर्मेशन है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो भी आप अकाउंट कर रहे हो सामने को प्रोवाइड करो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब भी करते हो तो क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आती है, रिलायबिलिटी आती है सबसे पहले। भाई इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, समझने ऐसा होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट नहीं करना आपको, अच्छे वे में प्रेजेंट करना है। कंपेयर कर सकूं मैं दूसरों से, इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म कंपैरिजन कर सकूं। इंट्रा फॉर्म क्या होता है, एक बहुत फॉर एग्जांपल पहले पीएनडी के सेंस में समझा दो। जैसे पीएनडी है, हम लोग इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन करते हैं ना, तो दो तरीके के मेन कंपैरिजन होते हैं। सबसे पहला आईबी और सीबीएसई, फिर आईबी के अंदर होता है 7th 8th 9th स्टैंडर्ड और पीवाईटी एमवाईपी करके वैसे कर लो। इंट्रा फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म के अंदर की मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरे 7th में बच्चे अच्छे, 9th में नहीं है, यानी कि वो हुआ इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। इंटर फॉर्म में नहीं, पीएनडी में इतने बच्चे आ रहे हैं, बालाजी में इतने बच्चे जा रहे हैं, लव सर के उतने बच्चे जा रहे हैं, ये क्या हुआ, इंटर फॉर्म हुआ। यानी कि इंटर फॉर्म में मैं मेरा कंपैरिजन दूसरे सर टीचर से करूंगा, इंट्रा फॉर्म में मेरे अंदर में कंपैरिजन करूंगा। ये तो आईएएस जैसा है। अब कंपनी क्या करती है, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, मेरे परचेज डिपार्टमेंट में इतना पैसा है, सेल डिपार्टमेंट से इतना पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने इतना काम किया, हर जगह पे एक्सपेंस कितना कितना चल रहा है, रॉ मटेरियल मेरा इतना है, फिनिश गुड का इतना पैसा है, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन प्रोग्रेस का इतना पैसा है। तो ये इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन है। और मेरी कंपनी इतना कमा रही है, उसकी कंपनी इतना कमा रही है, इंटर फॉर्म कंपैरिजन है। तो कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। वो कौन कौन यूजर्स होते हैं, ये इंटरनल यूजर है, मैनेजमेंट टीम और ओनर आर द इंटरनल यूजर्स। मैं खुद ही इन्वेस्ट कर रहा हूं भाई, मुझे तो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मैक्सिमम रिवॉर्ड, तो वो मेरा है। मैनेजमेंट वाले लोगों को भी देना पड़ता है कि भाई अब कैसे कॉस्ट कंट्रोल करना है, किस तरीके से इनकम बढ़ानी है, किस तरीके से बाकी लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से मुझे डिसीजन लेना है, मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना है या फिर बिजनेस को रिड्यूस भी करना पड़ता है कभी कभी। तो बिजनेस का रिडक्शन भी जो है बहुत जरूरी है। जैसे हमने बीच में रिडक्शन किया था, वो 4th में ये वाली क्लास को हटा दिया था और ये वाली नहीं दी थी तब, जो 4th में तू थी तब, ये वाली क्लास को, मेडिकल वाली क्लास को हटा दिया था। इट वाज आवर रिडक्शन, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कितना यूजफुल है, पर 2 महीने में हमें वो खरीदना पड़ा। वो ये वाली पार्टीशन ना, हाँ बस तो वो हुआ। एक्सटर्नल यूजर में कौन आता है, एम्प्लॉइज और वर्कर। एम्प्लॉय वगैरह जो है वो भी देखते हैं कि कंपनी कमा तो इतना रही है, बोनस तो मुझे देती नहीं, तो छोड़ के चली जाएगी। तो यानी कि ये सब वो देखते हैं। फिर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी जो आगे जाके मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेक होल्डर। हाँ नहीं, स्टेक होल्डर्स नहीं, पोटेंशियल इन्वेस्टर अलग है। जैसे फाउंडर के दूसरे बच्चे जो मेरे यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, दे आर माय पोटेंशियल स्टूडेंट्स, मतलब देयर आर चांसेस कि वो शायद फ्यूचर में पीएनडी को ज्वाइन करेंगे, तो वो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं मेरे। वैसे ही पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं कि भाई अभी तक मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बट आई एम लाइकली टू इन्वेस्ट इन द एंटरप्राइज, या फिर सम स्टूडेंट दे आर लाइकली टू ज्वाइन इन माय ट्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। बहुत ज्यादा क्लियर है, पोटेंशियल मतलब कैपेबल है आगे जाके। फिर क्रेडिटर्स, जिनसे मैंने उधारी पे पैसा लिया, वो भी तो देखेंगे कि इसके पास एसेट है या नहीं, क्या लिए जा रहा है। फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होती है, टैक्स वगैरह के लिए, सब चीजों के लिए। पब्लिक होती है और रिसर्चर्स होते हैं, लोग रिसर्च करते हैं ना, तो उन लोग को भी देना पड़ता है, रिसर्चर्स को देना पड़ता है जो लॉफुली काम करते हैं उनको। ऐसे कोई आके मुझे बोलेगा कि क्या है क्या नहीं, तो नहीं, ऐसे कुछ भी उनको नहीं बताऊंगा ना। पर कोई अगर कोई डिपार्टमेंट से आ गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट से बोलेंगे आपका सिस्टम समझाओ क्या है क्या नहीं क्या है, तो उसको बताना पड़ेगा, तो रिसर्चर्स। क्लियर हुआ। अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। हमारा पूरा किताब डबल एंट्री है, और देखो बुक कीपिंग भी है। तो यानी कि हम लोग अकाउंटिंग करेंगे 12th में, अभी हम लोग बुक कीपिंग करेंगे, यानी सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज कैसे करते हैं वो सब 12th में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे वो भी। 12th में 3 बुक आती है अकाउंट्स की, इससे थोड़ी पतली पर 3 बुक होती है, 3 बुक्स है, पर बहुत इजी है। थोड़ी ही पतली नहीं, हाँ ठीक है, झूठा क्या है, हार्ड नहीं है अकाउंट्स, आराम से बच्चों के मार्क्स आते हैं, फ्लो आता है। 11th कच्चा रहेगा तो 12th में आएगा, ये तो फिक्स है। और सारे चैप्टर कनेक्टेड है, जैसे जर्नल है, जर्नल आएगा तो लेजर आएगा, लेजर आएगा ट्रायल बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा बैलेंस शीट आएगा, ऐसा। लेजर आएगा तो कैश बुक, सारी बुक आएगी, मतलब कनेक्टेड होता है सब ऐसा।
तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम दोनों एस्पेक्ट देखते हैं, डेबिट भी देखते हैं, क्रेडिट भी देखते हैं किसी चीज का, और रिकॉर्ड करने के वक्त हम दो जगह पे चीजों का एंट्री करते हैं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल सामान खरीदा, इसको दो एस्पेक्ट से सोचो, आया क्या सामान, गया क्या पैसे, तो दो एस्पेक्ट सोचो ना, सिर्फ सामान आया उसका एंट्री मत करना। तो डबल एंट्री सिस्टम में डुअल एस्पेक्ट सिस्टम होता है, मतलब दोनों तरीके से सोचते हैं कि आया क्या पैसा, गया क्या कैश, आया क्या गुड्स और गया क्या कैश, तो ये सब सोचा जाता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाता है, दोनों तरीके के एस्पेक्ट है, आया क्या और गया क्या, ये दोनों बातें उसमें होती है, और डेबिट और क्रेडिट भी होते हैं, रूल्स भी हम समझेंगे, ये स्टेजेस ऑफ दिस, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और बुक्स बना के क्लोज कर देने का। एडवांटेज क्या है, साइंटिफिक सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम यानी कि प्रॉपर उसमें हो रहा है चीजें, कुछ भी इधर उधर नहीं जा रहा है, रूल्स के बेसिस पे जो भी चीज होती है ना वो साइंटिफिक सिस्टम कहलाती है। जैसे साइंस में फार्मूलाज है, यहाँ पे रूल्स के बेसिस पे कि डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, वैसे 3 गोल्डन रूल्स पढ़ाते हैं सबको, तो वो जब तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ आएगा। कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, मतलब जब मैथमेटिकली काउंट करने जाएंगे तो डेबिट क्रेडिट टैली हो जाएगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, यानी कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बनी रहती है, दोनों पर्सपेक्टिव से सोचने पे अमाउंट इक्वल आ रहा है। तो डिवाइडेड रहता है, एक साइड दोनों साइड सेम अमाउंट है। हाँ, बैलेंस शीट ऐसा होता है, एसेट और लायबिलिटीज बिजनेस की सेम होनी चाहिए ऐसा। फिर प्रॉफिट लॉस पता कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं, क्यों बिजनेस में किस तरीके का कंट्रोल लेकर आना है वो पता कर सकते हैं, और फिर कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, और फ्रॉड्स और मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है वो भी पता चल सकता है। सिंगल एंट्री में नहीं होता, सिंगल एंट्री में बहुत सारे अकाउंट्स नहीं होते, सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक बनाते हैं। डबल एंट्री में तो बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाते हैं और कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं होता है। खत्म करना चाहिए, मैंने बोला ना थियरी है। इसकी बैक एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस है ना सब कुछ बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अनलाइक आईबी यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस नहीं है कि यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, चैटजीपीटी से पेपर बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बनता है इसी बुक से बनता है और एनसीईआरटी से बनता है। तो एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट इसमें कवर है, तुमको इधर उधर दिमाग में लगाना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ ये किताब करनी है, बाकी कौन से सोर्सेज है वो मुझे पता, तो वहाँ से मैं तुमको प्रैक्टिस करा दूंगा, पर मेन तुम लोगों को ये किताब और यहाँ से जो मटेरियल मिलेगा उसी पे ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब हम लोगों को अकाउंटिंग टर्म्स, ये चैप्टर के बिना अकाउंट्स नहीं हो सकता, यानी कि इस चैप्टर के बिना तुम लोग अकाउंट्स नहीं कर सकते हो। आओ शुरुआत